Hello everyone and welcome back in another video of Finance for Management for DFCCIL Junior Manager Operations and VD। तो ये फिनांस फॉर मैनेजमेंट यूनिट से आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो उसी क्रम में ये इसमें जो है 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। इंपोर्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चंस का लेवल जो है, मैं हमेशा हर वीडियो में हमारा कोशिश रहता है क्वेश्चंस का जो लेवल है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। क्वेश्चंस का लेवल जो है टू द पॉइंट आपका रहने वाला है। ये नहीं कि यहाँ पर मैं जो फिनांस का फादर यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो टू द पॉइंट मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे और उनका एक लेवल मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, इन केस द फर्म makes varying investments on the different investment projects, the appropriate project evaluation technique would be which one of the following। तो कैपिटल बजटिंग मैंने कहा था आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक में मैंने टू टाइप्स की टेक्निक को मैंने बताया था आपको। एक बताई थी ट्रेडिशनल और एक बताई थी मॉडर्न। ट्रेडिशनल में जहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है, यहाँ पर दो मैंने मेथड बताए थे, एक पेबैक और दूसरा ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और इसी प्रकार मॉडर्न में मैंने तीन मेथड आपको बताए थे, एक NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एक बताया था PI यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसी को कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी कहते हैं, और थर्ड आपको मैंने बताया था IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये तीन आए थे ऐसे मेथड हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपसे जो है टेक्निक यहाँ से पूछी गई है, ये प्रोजेक्ट को इवेलुएट करना है तो कौन सा टेक्निक यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर उसी टेक्निक को यूज करेंगे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करेगी। तो NPV हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया। अब इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप तभी लगा सकते हैं जब आपको एक बेसिक जो डिफरेंस है NPV में और PI में, ये एक बेसिक डिफरेंस क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस की बात करें, जब कभी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की बात होगी तो आप वहाँ पर आपको PI का यूज करना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, वहाँ पर जो है PI का यूज करना अच्छा रहता है किसी भी प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका आंसर आ जाएगा। इसकी जगह पे अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लिखा हो तो भी कोई बात नहीं, सेम चीज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड कहो या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड कहो। तो ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जो बेसिक डिफरेंस क्या है NPV में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो दोनों कंसिडर करते हैं, लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि जब कभी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें से आपको, जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट लगा होगा, तो उनमें आपको अगर इवेलुएशन करना होगा तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को प्रेफर करिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए, प्रियर क्लेम ऑन इनकम एसिड्स ऑफ द कंपनी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी होते हैं उनका जो है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनका क्लेम होता है। कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो या कंपनी लिक्विडेशन की स्थिति में है तो एसिड होगा, तो उस पर भी सबसे पहले जो क्लेम करेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर करते हैं। नेक्स्ट है रिडीमेबिलिटी आफ्टर सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के बाद ये रिडीमेबल होते हैं। थर्ड है पोजिंग वोटिंग राइट्स ऑन इम्पोर्टेंट इश्यू ऑफ द कंपनी, यही आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। वोटिंग का सिर्फ राइट जो होता है वो जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। वोटिंग का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होता है। अब लास्ट पर लीजिए, लास्ट जो बचा है पॉइंट, लास्ट पॉइंट है मे पोजिज द राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें भी जो है पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है उसी से संबंधित है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आपको मैच करना है, तो देखिए ये तो मैच हो जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू को आप मैच कर दीजिए, देखिए ये लास्ट से मैच हो जाएगा। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
यही तो एनपीवी में होता है। पेबैक पीरियड में क्या होता है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है। जो भी अमाउंट प्रोजेक्ट में लगा है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है जिसमें 50,000 का अमाउंट लगा हुआ है, अब हम मान के चल रहे हैं कि हर साल 10,000 का हमें जो है कैश इनफ्लो मिलेगा, तो ये 5 साल में हमारा पैसा वापस आ जाएगा, यानी कि 50,000 रुपया 5 साल में वापस आ जाएगा। तो ये 5 साल 5 ईयर जो है यही हमारा पेबैक पीरियड होता है। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि जो पैसा लगा है प्रोजेक्ट में वो कितने समय में वापस आ रहा है। तो ठीक है, तो पेबैक पीरियड का भी आप इसमें लगा दीजिए। तो पेबैक पीरियड का देखिए किस में हो जाएगा, पेबैक पीरियड का देखिए ये फर्स्ट ही हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल कैश आउटले इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसको यहाँ से ये मैच हो जाएगा, इसको देखिए मैच हम कर देते हैं इससे। इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटीसिपेटेड नेट कैश फ्लो विद द इनिशियल आउटले। ठीक है, तो ये IRR का मैच हो जाएगा। अब लास्ट बचा है तो उसको कर दीजिए डी, तो डी का किससे हो जाएगा 3 से। ठीक है, इट इज़ फाउंड आउट, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडिंग द एवरेज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ये इस तरीके से ARR को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैपिटल बजटिंग की टेक्निक आपने पढ़ी होगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है उसी से संबंधित। इसमें देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ये आपका है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर से है। तो यहाँ पर देखिए हाइपोथेसिस दी गई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये कुछ अप्रोचेस मैंने आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियोज में जो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, तो इनको आप कर लीजिए। देखिए हम इनको मैच करते हैं। तो पहला है हमारा हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का आप इससे मैच कर दीजिए, इन द अब्सेंस ऑफ टैक्सेस अ फर्म मार्केट वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन इनवेरिएंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था, ये जो है रिलेवेंस थ्योरी है। दो रिलेवेंस थ्योरी होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलानी एंड मिलर, इसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। और दो रिलेवेंस मैंने थ्योरी बताई थी, नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो ये इसका इसमें मैच हो जाएगा। सेकेंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसको देखिए किससे मैच कर देते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को हम इससे मैच कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हो जाएगा। अब देखिए नेट हाइपोथेसिस अंडर कारपोरेट टैक्सेस, तो इसको जो है आप इससे मैच कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज विद डेट ड्यू टू द डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस फॉर टैक्स कंप्यूटेशन एंड द वैल्यू ऑफ द लिवरेज्ड फर्म विल बी हायर देन द अनलिवरेज्ड फर्म, तो इसको आप इससे कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास डी बचा है, आप इसको इससे मैच कर दीजिए। नेट इनकम अप्रोच जो किसके द्वारा दी गई थी, नेट इनकम अप्रोच डेविड दुरांत के द्वारा दी गई थी, तो इसका आप कर दीजिए। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एज्यूम टू बी इंक्रीज लीनियरली विद लिवरेज, तो इससे आप आसानी से इनको मैच कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर में 4 मैंने आपको थ्योरीज बताई थी, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये रिलीवेंस थ्योरी, और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच मोदी गिलानी एंड मिलर, जिनको हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसको रिलीवेंस थ्योरी भी कहते हैं। तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट देखिए, इट इज इन एक्ट ऑफ एक्वायरिंग इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन कंपनी ओवर एसेट्स और मैनेजमेंट ऑफ द अनदर कंपनी विदाउट एनी कम्बिनेशन ऑफ कंपनीज, तो इसको एक्विजिशन कहते हैं। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के एसेट और मैनेजमेंट को जो है एक्वायर कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, तो उसी को एक्विजिशन कहते हैं। तो ये इसका आंसर तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल लिए हैं, क्योंकि फिनांस फॉर मैनेजमेंट में आपको न्यूमेरिकल भी आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा। ये कम से कम 1 से 200 मान के चलिए आप, 2 आपको न्यूमेरिकल वहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कॉस्ट और डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, तो इस तरीके से आपको ये इनके जो है फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो आपको करना पड़ेगा। तो इसको क्वेश्चन को देखिए हम कर लेते हैं। सिंपल सा है, इफ़ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, मार्केट रिटर्न इज 10% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 13%, द वैल्यू ऑफ बीटा आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, CAPM मॉडल, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल। इसमें जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था वही इसमें आप लगा दीजिए। क्या बताया था फार्मूला, देखिए
कॉस्ट मैंने आपको बताया था, इसमें फार्मूला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको कई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू आर एफ, जिसको कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस बीटा इंटू कोष्टक में रहता है आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, अब इनका जो जो यहाँ पे इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, आर एफ रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा जिसको मार्केट रिस्क कहते हैं, ठीक है, आर एम जो होता है मार्केट रिटर्न। तो इसी में सभी वैल्यू आपको दी गई हुई है, बस इसमें पुट करना है। तो रख दीजिए, देखिए हम इसमें सिर्फ रख दीजिए क्या क्या दिया है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आर एफ की वैल्यू आपको दी गई है 5, प्लस बीटा आपको कैलकुलेट करना है तो बीटा ऐसे ही रख दीजिए, इंटू आर एम, कोष्टक में आर एम आपको रखना है, यानी कि मार्केट रिटर्न आपको 10% दिया है तो यहाँ पर मैंने 10% रख दिया, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 5%। ठीक है, ये किसके इक्वल में था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर था। अब आपको दिया है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13%, तो 30 के बराबर कर दीजिए, बस इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका बीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.6। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला लगा है वो कैपिटल एसी प्राइसिंग मॉडल का फार्मूला लगा है, जहाँ पर बीटा जो होता है मार्केट रिस्क होता है। मैंने 2 टाइप्स के आपको रिस्क बताए थे, एक होते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जो अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क, इसी को कहते हैं अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क, इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है, इसी को मार्केट रिस्क कहते हैं। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क वो डाइवर्सिफिएबल रिस्क होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस आपको डिटरमाइन करना है ऑफ अ शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। तो गॉर्डन बाल्टर ये सभी मैंने आपको बताए थे, तो उसी का यहाँ पर आपको यूज करना है। गॉर्डन मॉडल फार्मूला का जो गॉर्डन मॉडल का जो फार्मूला था उसी में आपको वैल्यू रखनी है, बस आपका जो है मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर निकल के आ जाएगा। क्या गॉर्डन मॉडल का फार्मूला था वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए गॉर्डन मॉडल का फार्मूला था P इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस वी अपान के माइनस बी आर। ठीक है, इनका सभी का मतलब समझ लिए, P होता है प्राइस पर शेयर, जिसको कैलकुलेट यहाँ पर हमें करना है, ई हो जाएगा अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी का यहाँ पर आपको मतलब निकालना है रिटेंशन रेशियो। ठीक है, अब यह के का मतलब क्या हो जाएगा, के हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सभी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक है, तो बी का मतलब वही हो जाएगा जो मैं बता चुका हूँ रिटेंशन रेशियो, और आर हो जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सभी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, तो बस फार्मूले पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये गॉर्डन फार्मूले से बेस्ट क्वेश्चन था, तो मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, गॉर्डन मॉडल, बाल्टर मॉडल, तो इन सभी को आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू CAPM मॉडल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो CAPM मॉडल का अभी मैं फार्मूला डिस्कस कर चुका हूँ, तो डायरेक्ट आपको फार्मूला ही यहाँ पर पूछ दिया गया है, तो यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन बी आपका चला जाएगा, RF रिस्क फ्री रिटर्न प्लस RM मार्केट रिटर्न माइनस RF रिस्क फ्री रिटर्न, और जहाँ पर बीटा जो है मार्केट रिस्क होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया, इसका आप आंसर बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटीसिपेटेड एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज रिफर्ड एज। तो इसको जो है डिविडेंड यील्ड कहते हैं, ऑप्शन बी डिविडेंड यील्ड का फार्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। तो डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू होता है DPS डिविडेंड पर शेयर अपान मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ठीक है, इसका डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्राइस ऑफ द शेयर फॉर द ईयर टी इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म इज 10%, EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर एंड DPS यानी कि डिविडेंड पर शेयर फॉर द ईयर T+1 आर 3 एंड ₹2 रेस्पेक्टिवली, एंड द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो यहाँ पर आपको प्राइस आपको निकालना है प्राइस ऑफ द शेयर, तो यहाँ भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, बाल्टर फार्मूला या गॉर्डन मॉडल फार्मूला, सभी वैल्यूज आपको दी गई हैं, बस उसमें आपको पुट करना है, आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज स्प्रेड बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द सेल्स रिवेन्यू इज इंडिकेटेड बाई। तो इसको जो कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फार्मूला ही होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ठीक है, तो और इसको एक और टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल्स रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टोटल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी इज 2 करोड़ नेक्स्ट ईयर, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड इज 15% पर एनम एंड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सिक्योरिटीज टू कैश पर ट्रांजेक्शन इज 150, द ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज पर बॉमल मॉडल बिल बी। तो ये एक डिफरेंट टाइप का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया था। ये बॉमेल मॉडल का जो आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि कैश रिक्वायरमेंट के लिए ये जो है आपको कभी कभी पूछा जाता है। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे डायरेक्ट मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, बस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जो बॉमल मॉडल का जो फार्मूला है, जहाँ से हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है फार्मूला? 2 स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी अपान स्मॉल के। अब इनका मतलब क्या, तो वो भी आप देख लीजिए। स्मॉल टी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, सभी वैल्यू आपको इस सवाल में दी गई हैं। अब कैपिटल टी का मतलब होता है टोटल कैश रिक्वायरमेंट, और स्मॉल के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, या इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। तीनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, बस इन वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, ये बोमोल का जो मॉडल है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो ये भी आपके फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट का टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, तो यही हमारे 12 क्वेश्चन आज के थे फिनांस फॉर मैनेजमेंट यूनिट के। तो कैसे क्वेश्चन कैसे लगे सभी देखिए, क्वेश्चन टू द मार्क बिल्कुल थे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।